गोपाल जी, आपका हिंद केसरी न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। उत्तराखंड में जिस तरह से बार बार अमेंडमेंट लाके जो कबीलाई लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनको उनकी ज़मीनें छीनने के लिए सरकार क्या क्या बदलाव कर रही है और क्या इस स्थिति में आप वहाँ संकट को देख रहे हैं? देखिए, सत्ता का चिंतन और चरित्र से आप सबसे छुपा नहीं हुआ है। कथनी और करनी का फर्क है। आज की जो स्थिति है बड़ी बेहाव है और ये जो विकास का एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास, इसका हम क्राइटेरिया कहीं ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि मतलब किस तरह से इस चीज़ को सजोया गया है। तो उत्तराखंड की अगर बात करें, पूरे एशिया का जो वाटर रिसोर्स है, यानी कि हर किसी को प्राण शक्ति देने के लिए वो संजीवनी जो जिस हिमालय के लिए बोली जाती है, तो किसान को भी और हर किसी वर्ग को अगर कहीं ना कहीं ये हवा और पानी की जो बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक नीड है, हाँ, उसकी अगर बात की जाए, अगर उसका इंडेक्स देखा जाए तो आज जो वहाँ की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की कैरिंग कैपेसिटी भी आज कटघरे में खड़ी हो गई है। और इसके ऊपर जो सरकार की जो चेतना है, उसकी संवेदन शून्यता की अगर बात करें तो पुश्तैनी दर पीढ़ी जो भी पारंपरिक तरीके से एक पशुपालन की परंपरा रही है, जो वनवासी कबायली जो क्षेत्र हैं, जो शहर और समाज से और गांव से कटा बटा एक ऐसा वर्ग है जो अपनी जो जीविका है वो अपने पशुपाल के अपने जो दर पीढ़ी अपने पोषण करता है। और एक आज उसके जीवन संकट के ऊपर अगर देखा जाए तो जिन तथ्यों के आधार पर उनको आज सीधा सा वनों से एक जो दलील दी गई है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से बोल रहे हैं कि ये आदेश संदेश इस रूप में है कि वाइल्ड लाइफ इससे डिस्टर्ब हो रही है। अब उसी संदर्भ में बात करता हूँ, अभी जो रिसेंटली पीछे जो कृषि मंत्री है वो बोलती हैं कि डेयरी इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि उत्तराखंड इज ए फॉडर हब, और उसको आप बाहर की जो डेयरी इन्वेस्टर्स को लुभावना वो करने के लिए उनको बुला रहे हैं, जबकि 12-13 हज़ार डेयरी इन्वेस्टर आ रहे हैं उस रूप में, तो वाइल्ड लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता महाराज कि मिल्क इंडस्ट्री को सीधा कुछ कॉर्पोरेट हाथों में देने के लिए निसंदेह स्थानीय चयन को तोड़ा जाए? लैंग्वेज में उनको समझाया गया कि उनका क्या फ़ायदा है या उनके विस्थापन से उनको कोई अल्टरनेट जीवन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हवा, पानी सबका बेसिक राइट है। और आप उत्तरांचल में घूमते हैं, संत हैं, तो जो नमामि गंगे की एक बात चली थी, उसका कितना प्रभाव देख रहे हैं वहाँ पे, कितना उस पर काम? देखिए, पहले तो विकास की अवधारणा को ढूंढना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या कुछ लोगों के विकास की बात है इसमें। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, किसी के बाप की बुनियादी नहीं, वो तो सब कम्युनिटी का, सबका उस पर हिस्सा है। जी जी। और ये जो जितनी भी जीव जंतु जितना सारी है, बायोडाइवर्सिटी है, जो एक पूरा इकोलॉजी जो बनी है, उसको लेके जो आज जिस समय अभी ये जिस पटल पे ये बात की जा रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है नमामि गंगे की अगर बात की जाए तो एक जो जुमलेबाजी एक रखी गई है इसके ऊपर। और सबसे बड़ा मैं कहूँगा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें अगर कोर्ट ने जब सीधे से नमामि गंगे के ऊपर एक पब्लिक ओपिनियन की बात बोल दी कि सरकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ऊपर सफ़ेद झूठ बोल रही है, उसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं देता धरातल पे कुछ भी। पब्लिक का पैसा तो लगा है संत महाराज, 3000 करोड़ रुपए उसमें पब्लिक के इन्वेस्ट हुए हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है। कोर्ट किसी के इंटरवेंशन से नहीं, किसी पार्टी के इंटरवेंशन से नहीं, अगर भावी सरकार को एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए सख्त हिदायत देता कि हर 500 मीटर के जो पानी का जो मानक है गंगा का, उसके ऊपर ये आप ये तय करिए कि ये पानी पीने योग्य है या आचमन करने योग्य नहीं, हर 500 मीटर की डेस्टिनी के ऊपर ये रखा जाए। और वहाँ तो आध्यात्मिक उसमें आपने देखा है, पहले एक साध्वी जो है उमा भारती जी हैं, पूरे इससे जुड़ी रही हैं, उन्होंने इस पे बहुत सारा वो किया है। अब पब्लिक ओपिनियन कराने का मतलब सरकार की मंसूबा है, लेकिन कोर्ट या एक आम आवाम कैसे इस बात को कर सकता है? तो आपके पास क्या भारत से बाहर के भी जो आप एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, इकोलॉजी पे, बाहर के देशों ने भी इसको आपके इस संदेश को समझा है? 172 कंट्रीज का जो इसके ऊपर जो
उत्तराखंड में जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसके पूरा सेमिनार हुआ है और उसमें सब ने इस बात पे चिंता जताते हुए अतिशीघ्र इस हिमालय को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात की। बावजूद आप उसके बावजूद 178 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बड़े बड़े पूंजीपतियों के लॉन्च कर रहे हैं। Oh my God. तो भागीरथ ने किसी मतलब पूंजीपति के लिए तपस्या थोड़ा ही की थी। तो जो कोर फ्लो है जो गंगा का, वो आज जिस स्थिति में है तो गंगतव ही खत्म हो गया। अब जेडी अग्रवाल साहब जैसे जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में, यानी कि आप किस तथ्यों के आधार पे ये सारी चीजें ले रहे हैं? तो मतलब देश के जितने शोध संस्थान पे उन पे ताले जड़ दीजिए। लॉजिक और फैक्ट पे बात हो रही है कि तानाशाही या मनमानी हो रही है कि आप जब चाहो जिस चीज को वो करें। क्या इसके लिए सिटीजन फर्स्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उत्तराखंड में केदारनाथ से बड़ी त्रासदी आएगी? तो ये चीजें तय करनी पड़ेगी कि भाई हर किसी की। तो मिस गवर्नेंस के पीछे कोई माल इंटेंस भी काम कर रही है जो इस देश के मूल को नहीं समझ पा रही, जिससे हमारी विश्व में पहचान है। Corporate and the government are believe in a profitable base economy. बेसिकली उन लोगों को इन चीज़ों पे ये नहीं है कि वो एक कितनी सारी जो वैल्यूएबल हर्ब्स हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उन चीज़ों को ना तलाश के जो वहाँ की मूलतः लोग हैं वो स्वावलंबी बने, उन चीज़ों को ट्रेडिशनल जो कल्चर है वहाँ का और वो ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ी संभावना जिसमें दिखता है। तो उस चीज़ पे था फूड फॉरेस्ट कम पास्चर इको विलेज का एक मॉडल को लेके। तो ये आज आपने यहाँ सिरसा में आके देखा, एक तरफ किसान खड़ा है, एक तरफ सत्ता खड़ी है और बीच में कभी दुष्यंत पे फिक्स हो जाती है, कभी राहुल गांधी पे फिक्स हो जाती है। जो ये बदलाव है जहाँ कच्चा माल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से इनके हाथ में होगा और रिटेल चेन वो रिलायंस के हाथ में होगी। तो कॉरपोरेट और इस किसान की लड़ाई में प्रधानमंत्री किसी दलीगत राजनीति का शिकार होकर प्रधानमंत्री के रूप में ना आके आज किसान सड़कों पे आ रहा है। तो इन किसानों को आपका क्या प्राथमिक संदेश है? देखिए राजनीति भी है ना जो वो भी कॉरपोरेट पे मतलब पूरी स्पॉन्सराइज हो गई है। आप किसी भी आप देखेंगे सांसद को भी उसका भी कुछ अलग से एजेंडा नहीं, वो भी पार्टी का एक एजेंट के तौर पे काम करता है। वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 545 अच्छे आदमी चुन के दे दो, वहाँ दलगत का कोई स्थान नहीं था। अब यही बात है कि वो बाड़ी खेत को खा रही है। तो सवाल तो ये है, बोलते हैं तो किसान किस शक्ति का स्मरण करे? देखो ये बहुत ही बुरा षड्यंत्र है और वैश्विक षड्यंत्र है। जिस हिसाब से पूरा स्लेवरी सिस्टम जहाँ पहले था मनी लॉन्ड्रिंग लोग जब ये करते थे, तो जिस प्रकार की पीड़ित शोषण कुपोषण से एक व्यवस्था की गई थी राहत देने के लिए। लेकिन आज की अगर भावी बात करें जो प्रोडक्शन की बात है, अब उस पे क्वांटिटी और क्वालिटी पे आप जाएंगे, बहुत सारे रिजेक्शंस हैं, उसको लगा के किसानों को सड़कों पे उतरना इनका स्वाभाविक रोष है। निसंदेह आने वाले अगर आज खड़ा हो गए ये तो स्वराज का दूसरी जो जिस बात की लड़ाई है, तो निसंदेह लड़ने के साथ साथ ये बहुत कुछ तय करना पड़ेगा। आप किसकी सरकार और किन को चुन रहे हैं। किसी आज पूरा उठा के देखें इतिहास तो 87% जो धन है केवल 17 पूंजीपति लोगों के पास है। उन्होंने कौन सी लाठी गोली फांसी खाई थी और कौन सा उन्होंने ऐसा एक पूरा हार्डफोर्ड मेहनत किसान भी करता है। लेकिन जो ये जो पूंजीपति की तुष्टीकरण की अगर बात की जाए, अब अमीरी रेखा तय करने के लिए कोई तैयार नहीं है, गरीबी रेखा पे बात हो रही है, बिलो पॉवर्टी पे बात हो रही है। तो आज की जो प्रोडक्शन है जिस हिसाब से जो केमिकलाइज खेती है उसकी अगर बात करें, ग्लोबल खेती की अगर बात करें, तो जो प्रोडक्शन हो रही है जितनी नीड है आदमी के हिसाब से 6 गुना की प्रोडक्शन की जा रही है। अब उसको क्रैश करने के लिए मार्केट को जो है जो यहाँ की भावी सरकारें अगर वो वहाँ से बड़ा कर्ज उठा के लेके आती हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप हो गया है इस बात को लेके कि वो डंप करना चाह रहे हैं।